Charlie Kirk has been shot. Charlie Kirk was shot at a Utah event at the Utah Valley University. Charlie Kirk was shot at an event on a college campus in Utah. Counting or not counting gang violence? Great. Hi, my name is Vastu and this video is about the death of Charlie Kirk. चार्ली एक वो नाम अमेरिका में जिसने पूरे अमेरिकन यूथ पॉलिटिक्स को बदल के रख दिया था। चार्ली एक राइट विंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एक ऑथर और एक काफ़ी रेनाउंड इंटरनेट पर्सनालिटी था। Charlie has founded this non-profit organization called Turning Point USA in 2012 जब वो सिर्फ 18 साल का था। एंड तब से ही चालू होती है चार्ली की पॉलिटिकल जर्नी। That Jesus Christ was a real person. He lived a perfect life. He was crucified, died, and rose on the third day, and he is Lord and God of all. चार्ली हमेशा से ही अमेरिका में काफ़ी पॉपुलर रहा है, फिर चाहे वो उसके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की वजह से हो या फिर उसका कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्टिविज्म। चार्ली हैज़ ऑलवेज मेड श्योर कि जब भी वो कोई स्पीच दे या फिर कोई भी डिबेट में इन्वॉल्व हो तो उसका इन्फ्लुएंस डायरेक्टली अमेरिका के यूथ पे पड़े, और उसका इन्फ्लुएंस अमेरिकन यूथ पे काफ़ी एविडेंट भी है। जैसे फॉर एग्जांपल 2024 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की ही बात कर लेते हैं, जिसमें चार्ली ने खुद काफ़ी ओपनली और वाइडली डोनाल्ड ट्रंप को उसके इलेक्शन कैंपेन में काफ़ी सपोर्ट करा था, एंड जिसके रिजल्ट्स वी ऑल नो। आई एम नॉट सेइंग कि ट्रंप सोली चार्ली की वजह से जीता, बट चार्ली और उसकी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में सपोर्ट काफ़ी वाइटल रोल प्ले किया। चार्ली की ऑर्गेनाइजेशन टर्निंग पॉइंट यूएसए काफ़ी सारे डिबेट्स एंड इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाती है इन डिफरेंट स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस ऑल ओवर द अमेरिका। एंड ऐसा ही एक इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था 10 सितंबर 2025 को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में, जिसमें 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स चार्ली को सुनने आने वाले थे। लेट मी टेल यू दिस थिंग अबाउट चार्ली कि चार्ली अपने ओपिनियंस एंड अपने रिमार्क्स के लिए काफ़ी ज़्यादा आउटस्पोकन था। चार्ली काफ़ी ओपनली चाइल्ड राइट्स, अबॉर्शन, रेसिज्म, LGBTQ राइट्स, गन वायलेंस, इन सारे टॉपिक्स के बारे में अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होल्ड करता था। एंड द डे ही वॉज शॉट, उस दिन भी चार्ली गन वायलेंस एंड द राइज ऑफ ट्रांसजेंडर शूटर्स इन अमेरिका के बारे में ही बात कर रहा था। और बात करते करते ही एक बुलेट फायर होती है और डायरेक्ट जाके चार्ली की नेक में लगती है। चार्ली को इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड। और ये सब के बाद पूरी यूनिवर्सिटी में एक केओस मच जाता है, और इसी बीच पुलिस के सामने आउट ऑफ नोवेयर एक आदमी आता है बाय द नेम जॉर्ज, जो कि क्लेम करता है कि उसने ही चार्ली को शूट किया है। पुलिस ने जॉर्ज को इमीडिएटली अरेस्ट तो कर लिया था, बट अपॉन इन्वेस्टिगेशन पुलिस को पता चला कि जॉर्ज सिर्फ पुलिस को बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि जॉर्ज के पास ना ही कोई वेपन था और ना ही जिधर पे जॉर्ज खड़ा हुआ था वहाँ से चार्ली को किसी ने शूट किया है। तो इट वाज वेरी क्लियर कि जॉर्ज बस एक बेट कर रहा था पुलिस के साथ में, जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट देम। अब इसका रीजन ना मेरे पास है, ना ही अभी तक किसी ने स्पेसिफाई किया है कि जॉर्ज ऐसा क्यों कर रहा था। बट क्योंकि जॉर्ज के बारे में ये सारी न्यूज़ बाहर आ चुकी है, तो जॉर्ज की एक हिस्ट्री चेक की गई और जॉर्ज की हिस्ट्री में ये पता गया कि जॉर्ज ये सारी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा इनफेमस है अमेरिका में। बट सवाल ये आता है कि अगर जॉर्ज ने चार्ली को शूट नहीं करा तो आखिर चार्ली का शूटर था कौन? पुलिस ने पूरे कैंपस में अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करी, और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने जब CCTV फुटेजेस को चेक किया तो एक CCTV फुटेज में ऑपोजिट बिल्डिंग की टेरेस से एक लड़का भागता हुआ दिखा। पुलिस ने जब उस लड़के के मूवमेंट को ट्रैक करने की कोशिश करी और पूरे कैंपस में इन्वेस्टिगेट किया तो पुलिस को एक टॉवल में रैप्ड 30-06 कैलिबर की राइफल मिली, जिसके साथ वहाँ 3 बुलेट्स भी थीं, जिससे पुलिस को ये चीज़ तो क्लियर हुई कि शायद यही वो वेपन है जिससे चार्ली को शूट किया गया है। जो बुलेट चार्ली की बॉडी में जाके लगी या फिर जो बुलेट पुलिस को उस राइफल के पास से मिली वो काफ़ी वियर्ड थी अपने आप में, क्योंकि वो जो बुलेट्स थी ना उन पे कुछ इनग्रेव्ड था। जैसे जो बुलेट चार्ली की नेक में जाके लगी उस पे लिखा था नोटिस बल्ज ओवो व्हाट्स दिस। सुनने में काफ़ी अजीब ज़रूर लगा, बट रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये बस एक मीम फ्रेज़ है जो कि एक ट्रैप के तौर पर ट्रांसजेंडर जोक्स या मीम्स में यूज़ होता है। एंड एज वी ऑल नो चार्ली कर कितने ओपनली अपने ओपिनियंस रखता था अगेंस्ट द राइट्स ऑफ LGBTQ कम्युनिटी। सो ये फ्रेज़ ने ये ज़रूर क्लियर करा कि दिस शूट आउट हैज़ समथिंग टू डू विद ट्रांसजेंडर पीपल। पुलिस को जो बाकी की 3 बुलेट्स भी मिली थी ना उन पे भी कुछ एनग्रेव्ड था। जैसे एक बुलेट पे लिखा था हे फासिस्ट कैच, और उसमें कुछ एरोज के साइन थे। दूसरी बुलेट पे लिखा था बेला चाओ, जो कि हम सभी को पता है क्या है। और तीसरी बुलेट पे लिखा था
इफ़ यू रीड दिस यू आर गे लमाओ। तो ये तीनों बुलेट और वो जो चार्ली की बॉडी में से मिली है, इससे एक ही चीज़ क्लियर होती है कि दिस शूट आउट हैज़ समथिंग टू डू विद ट्रांसजेंडर्स फॉर श्योर। और ये बुलेट से ये गेस करना भी थोड़ा सा आसान हुआ कि शूटर माइट बी इन हिज 20s और अर्ली 30s, बिकॉज जो उसने मीम रेफरेंसेस यूज़ करे हैं या फिर जो फ्रेजेस उसने बुलेट्स पे एनग्रेव्ड किए हैं, उससे ये पता चलता है कि ये कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है या फिर कोई बहुत एजेड आदमी नहीं है। ही इज़ समवन जो कि अपने काफ़ी अर्ली एजेस में हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना इंटरनेट पर स्पेंड करता हो। पुलिस ने सारे फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सैंपल्स को उठा लिया था जो कि उनको गन से मिले या फिर बुलेट से मिले, बट ये पुलिस के लिए इनफ एविडेंसेस नहीं थे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हु द शूटर वाज। अपॉन रीविजिटिंग एंड रीवॉचिंग द सीसीटीवी फुटेजेस, पुलिस को एक फ्रेम ऐसा मिला जिसमें पुलिस को सस्पेक्टेड शूटर दिखा और पुलिस ने उस शूटर की इमेज को पब्लिक में रिलीज कर दिया विद $100,000 बाउंटी एज अ रिवॉर्ड। अब चार्ली कर कोई नॉर्मल इंसान तो था नहीं कि जिसकी डेथ से किसी को फर्क नहीं पड़े। जैसे ही सस्पेक्ट की फोटो मीडिया में रिलीज हुई, सारे मीडिया चैनल्स पे बस एक ही न्यूज़ थी कि हु इज चार्ली कर्क शूटर। मैट रॉबिन्सन, जो कि यूटा में रहने वाला एक ऑर्डिनरी सिटीजन था, वो भी बाकी सारे अमेरिकन्स की तरह न्यूज़ देख रहा था। बट उसी न्यूज़ के बीच जब मीडिया ने चार्ली कर्क के शूटर की इमेज न्यूज़ चैनल्स पे चलाई, तो मैट को वो इमेज देख के थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि वो इमेज उसके बेटे टाइलर के साथ काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल कर रही थी। बट मैट इस बात पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था कि टाइलर ही वो इंसान है जिसने चार्ली कर्क को शूट करा। तो मैट भागते हुए टाइलर के रूम में गया और उसने टाइलर से पूछा कि टाइलर, ये जो न्यूज़ चल रही है और जो न्यूज़ में फ़ोटो दिखा रहे हैं कि क्या ये तुम हो? तो टाइलर ने मैट के सामने अपने ऑफेंस को एक्सेप्ट किया एंड मैट को बताया कि ये जो मीडिया जिसकी इमेज दिखा रही है ये और कोई नहीं बट मैट का बेटा टाइलर रॉबिन्सन है। टाइलर का कन्फेशन सुनने के बाद मैट खुद नहीं सोच पा रहा था कि अब इस पर क्या रिएक्ट करूं। मैट, जो कि खुद एक काफ़ी रिलीजियस आदमी था, वो रेगुलरली चर्च जाता था। टाइलर का कन्फेशन सुनने के बाद मैट को कुछ समझ नहीं आया किसको कॉल करे, तो मैट ने अपने नियर बाय चर्च के एक बिशप को कॉल किया। मैट ने बिशप को सारा इंसिडेंट बताया, जिसके रिप्लाई में बिशप मैट को बताता है कि टाइलर ने क्राइम तो कमिट किया है और मुझे पता है कि आप अपने बेटे को डेथ पेनल्टी होते हुए भी नहीं देख सकते हो, बट क्योंकि टाइलर का क्राइम अपने आप में इतना हीनियस क्राइम है, उसको पुलिस के हवाले करने के अलावा भी आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। टू विच आई ऑल्सो एग्रीड विद द बिशप्स एडवाइस, बिकॉज टाइलर का जो क्राइम था वो अपने आप में इतना हीनियस, इतना सीरियस क्राइम था जिसका कोई और गेट अवे हो ही नहीं सकता। तो फिर बिशप की बात मानते हुए मैट ने पुलिस को कॉल किया और उनको सारा इंसिडेंट बताया। इसी बीच में टाइलर अपने रूम में जाता है और अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पर अपने फ्रेंड्स के सामने अपने क्राइम को कमिट करता है और उनको थैंक यू बोलता है फॉर ऑल द गुड मेमोरीज, क्योंकि डीप डाउन टाइलर को भी पता था कि जो उसने क्राइम कमिट किया है उसके बाद उसका वापस आना अपने आप में काफ़ी इम्पॉसिबल टास्क है। फिर इतने में पुलिस आती है और मैट टाइलर को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस मैट को $100,000 का जो रिवॉर्ड था वो भी मैट को ऑफर करती है, बट मैट उसको रिफ्यूज़ कर देता है, बिकॉज मैट ने रिवॉर्ड के चक्कर में नहीं बट उसके बेटे की गलती के चक्कर में पुलिस को इन्फॉर्म किया था। क्योंकि टाइलर ने अपने क्राइम को खुद एडमिट किया तो इससे पुलिस का काम भी काफ़ी हद तक आसान हो गया। और अपॉन इन्वेस्टिगेशन पुलिस को टाइलर के रूम से एक नोट मिला जिस पे लिखा था, आई हैव अपॉर्चुनिटी टू टेक आउट चार्ली कर्क एंड आई एम गोइंग टू टेक इट। ये स्टेटमेंट अपने आप में काफ़ी चीज़ें क्लियर करता है, जैसे टाइलर के मन में चार्ली को लेकर कितनी ज़्यादा हेटरेट थी कि वो बस तैयार बैठा था कि उसको एक मौका मिले और वो चार्ली को मार दे। पुलिस को जो फिंगरप्रिंट्स एंड डीएनए सैंपल मिला था राइफल के पास से, वो सारे टाइलर के फिंगरप्रिंट्स एंड डीएनए से एग्जैक्ट मैच हुए। तो इससे ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि वो गन डेफिनेटली टाइलर ही लेके आया था और टाइलर ने ही उस गन से फायर किया। सारे एविडेंसेस और सारे फैक्ट्स से यही एक चीज़ पता चलती है कि ये केस काफ़ी ओपन एंड शट केस था, बिकॉज आपके पास जो सस्पेक्ट है उसके अगेंस्ट में आपके पास काफ़ी सारे एविडेंसेस हैं जो ये बताते हैं कि वो शूटर कोई और नहीं बट टाइलर रॉबिन्सन खुद था। टाइलर जैसे ही अरेस्ट होता है उसके बाद से न्यूज़ आने लगती है कि टाइलर बिल्कुल भी पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, वो उनकी कोई बात का जवाब ही नहीं दे रहा है। एंड पूरे मीडिया पे ये स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि आखिर टाइलर रॉबिन्सन है कौन। मीडिया में ये पूरी खबर इस तरीके से फैल गई कि आखिर टाइलर, जो सिर्फ 22 साल का लड़का था, उसने चार्ली कर्क को क्यों मारा होगा, और चार्ली कर्क जो अपने आप में इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी था, उसकी एक 22 साल के लड़के से क्या ही दुश्मनी होगी।
पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो चली रही थी, बट कोर्ट की ट्रायल से पहले मीडिया ने अपनी ट्रायल शुरू कर दी। टाइलर के बारे में पता लगाने के लिए मीडिया टाइलर के नेबरहुड गई, टाइलर के पड़ोसियों से उसके बारे में पूछने के लिए। तो एक नेबर ने मीडिया को बताया कि उसने टाइलर को उसके रूममेट के साथ काफ़ी बार स्पॉट किया है। पहले तो बस ये एक वाइल्ड गेस था कि टाइलर अपने रूममेट के साथ रिलेशनशिप में है, बट नेबर के इंटरव्यू के बाद ये चीज़ बहुत एविडेंट और बहुत क्लियर हो गई थी कि टाइलर अपने रूममेट के साथ रिलेशनशिप शेयर करता है। और न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी अपने एक आर्टिकल में ये बताया कि टाइलर एक ट्रांसजेंडर पार्टनर के साथ रहता है। इंटरनेट एरा में इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू स्टे हिडियस। इंटरनेट के लोगों ने टाइलर का जो पार्टनर था उसके बारे में पता लगाना शुरू किया उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में जा जाकर। तो फिर ऐसा ही एक अकाउंट उनको मिला लेंस ट्विग्स का, और लेंस ट्विग्स के अकाउंट मिलने के बाद ही डेली मेल ने एक आर्टिकल पब्लिश किया सेइंग कि लेंस के रिलेटिव्स ने स्टेटमेंट दिया कि टाइलर और लेंस दोनों ही कंजर्वेटिव्स एंड क्रिश्चियंस को काफ़ी हेट करते हैं। इन सारे स्टेटमेंट्स एंड एविडेंसेस से एक चीज़ तो क्लियर हुई कि टाइलर के पास अपने पर्सनल रीजंस थे चार्ली को शूट करने के। बट इन दिस एरा ऑफ कॉन्स्पिरेसीज ये इतनी आसानी से शट होने वाला केस थोड़ी ना था। Now I'm going to put some light on the conspiracies that are revolving around Charlie Kirk. The first conspiracy जिसके बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे, जो कि था द मोसाद्स इन्वॉल्वमेंट। मोसाद, अगर आपको नहीं पता तो मोसाद एक इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है। लोगों का ये मानना है कि चार्ली अपने नेक्स्ट इवेंट्स में इजराइल के बारे में कुछ तो ऐसा रिवील करने वाला था जो शायद किसी को नहीं पता, और यही रीज़न था मोसाद का चार्ली कर्क को मारने का। बट मैं ये कॉन्स्पिरेसी पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि CIA जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है और जो काफ़ी रेनाउंड है अपने इंटेल ऑपरेशंस के लिए, आई डोंट थिंक CIA इस चीज़ को कभी होने भी देगी, बिकॉज चार्ली एक अमेरिकन सिटीजन था, और अमेरिकन सिटीजन होने के साथ साथ चार्ली ट्रम्प सपोर्टर था। ट्रम्प या नेतन्याहू खुद ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि कुछ ऐसा ऑपरेशन हो जिससे उन दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ भी रिफ्ट या राइवलरी क्रिएट हो आउट ऑफ नोवेयर। आई डोंट बिलीव इन दिस कॉन्स्पिरेसी। ये बस एक र्यूमर है जो लोग मेन बात को डाइवर्ट करने के लिए या फिर बस कुछ क्लिक्स के लिए क्रिएट कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। नाउ कमिंग टू द सेकंड कॉन्स्पिरेसी विच इज रिलेटेड टू द रिलीज ऑफ एप्स्टीन फाइल्स। एप्स्टीन फाइल्स अपने आप में ही एक इतना बड़ा इशू है कि अगर आपको उसके बारे में जानना है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि क्या है आखिर एप्स्टीन फाइल्स एंड क्यों आज तक एप्स्टीन फाइल्स बाहर नहीं आई हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू रिलीज ऑफ एप्स्टीन फाइल्स, आई डोंट थिंक कि एप्स्टीन फाइल कभी रिलीज होगी भी या नहीं, एंड अगर होगी तो डेफिनेटली ट्रम्प के एरा में तो वो रिलीज होने से रही। तो ये कहना कि चार्ली का असैसिनेशन सिर्फ इसलिए हुआ बिकॉज ही वॉज डिमांडिंग द रिलीज ऑफ एप्स्टीन लिस्ट, आई डोंट बिलीव इन दैट, बिकॉज एप्स्टीन फाइल तो खुद एलॉन मस्क भी डिमांड कर रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि कल को आप एलॉन मस्क का भी असैसिनेशन करवा देंगे जस्ट बिकॉज ही इज आस्किंग फॉर एप्स्टीन फाइल्स। सो आई डोंट बिलीव इन दिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एट ऑल। नाउ आफ्टर दीज टू कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, लोगों ने एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्रिएट कर दी है विच रिवॉल्व्स अराउंड चार्लीज वाइफ एरिका कर्क। लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि एरिका ने ही ये सारी चीज़ें सेटअप की थी, एरिका ने ही ये सब कुछ प्लान किया था, जस्ट बिकॉज लोगों को पता चला कि कहीं से शी हैज़ रिसीव्ड $350,000 इन हर अकाउंट। तो लोग ये स्पेकुलेट करने लगे कि बिकॉज शी गॉट पेड तो उसने चार्ली का असैसिनेशन करवा दिया। लेट मी टेल यू, चार्ली की जो ऑर्गेनाइजेशन है टर्निंग पॉइंट USA, उसने $389 मिलियन रेज किए हैं। तो कहाँ $389 मिलियन और कहाँ $350,000, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये स्पेकुलेट करना कि एरिका ने कुछ पैसों के लिए चार्ली का असैसिनेशन प्लान किया, ये अपने आप में एक काफ़ी बेसलेस स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं एक फाइनल कॉन्स्पिरेसी की, जो कि अभी रिसेंटली ही इंटरनेट पे काफ़ी वायरल होने लगी है, विच इज़ रिलेटेड टू चार्लीज चैट विद कैंडिस ओवेंस। कैंडिस अपने आप में एक पॉलिटिकल फिगर है, और कैंडिस ने ये रिवील किया कि हाउ चार्ली हैज़ प्रेडिक्टेड हिज ओन डेथ बाय शेयरिंग अ स्क्रीनशॉट ऑफ देयर कॉन्वर्जेशन, जो कि चार्ली के असैसिनेशन से जस्ट पहले हुई थी, जिसमें चार्ली मेंशन कि ही माइट गेट वाइप्ड आउट एनी टाइम। उस बात को कैंडिस ने इतना बड़ा बना दिया है, जिसमें कैंडिस ने चार्ली की वाइफ एरिका को, डोनाल्ड ट्रम्प को और पता नहीं किस किस को नहीं ड्रैग किया, सेइंग कि इन लोगों को चार्ली की डेथ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या फिर इन लोगों ने चार्ली की डेथ पे इन्वेस्टिगेशन पे इतना इनपुट नहीं डलवाया। आई डोंट अंडरस्टैंड कि कैंडिस का इतना इन्वॉल्वमेंट कैसे एकदम से इस केस में जग गया, वो भी 1 महीने बाद, क्योंकि अभी तक इसमें कैंडिस का कोई से नहीं था।
बट ऐसा तो नहीं कि कैंडस ने देखा कि कैसे एरिका चार्ली की जगह ले रही है, या फिर जो चार्ली को स्पॉट मिला है या फिर जो चार्ली का फेम था वो कैसे एरिका पे शिफ्ट हो रहा है, तो कैंडस को वो अच्छा नहीं लग रहा। ये एक मेरा पर्सनल एनालिसिस है, आई माइट बी रॉन्ग, बट कैंडस अपने आप में काफ़ी ज़्यादा फेमस है फॉर पुटिंग इन ऑल दी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इन द माइंड ऑफ पीपल। और पास्ट में भी कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जिसमें ये पता चला है कि जो कैंडस ने बोला है या फिर जो कैंडस ने क्लेम किया है वो और कुछ नहीं, बस एक बेसलेस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। ये सारी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्रिएट कर रहे हैं या फिर आने वाले टाइम पे जो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये और क्रिएट करने वाले हैं, ये अपने आप में काफ़ी बेसलेस और काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड गेसिंग है। लोग बस ये चीज़ सोच रहे हैं और जो उनके मन में आ रहा है वो उस चीज़ को बोल रहे हैं विदाउट एनी फैक्ट्स एंड एविडेंसेस। एंड अनलाइक एनी कंट्री, जब किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन की डेथ होती है या फिर जब किसी के हाथ में इतना इन्फ्लुएंस होता है तो पीपल वांट टू रिप्लेस हिम। पीपल वांट कि जो उसको स्टेज मिली हुई है वही सेम स्टेज वो लोग ले लें। देयर माइट बी सेवरल रीजंस कि लोग क्यों कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्रिएट कर रहे हैं, या फिर इसके पीछे सच में कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या फिर ये जस्ट एक क्लियर केस है जिसमें टाइलर ने अपनी पर्सनल हेट को निकालने के लिए चार्ली को शूट किया। व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज चार्ली जैसे कंट्रोवर्शियल फिगर के अराउंड बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का आना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। टाइलर के जो एक्शंस थे एंड जो एविडेंसेस मिले हैं वो इस बात को काफ़ी हद तक जस्टिफाई करते हैं कि क्यों टाइलर ने चार्ली को शूट किया। आई वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि आपको क्या लगता है कि ये केस कोई इंडिविजुअल हेट क्राइम था या फिर कोई डीपर पॉलिटिकल साजिश थी। अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर स्टिकिंग अराउंड टिल द एंड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।